हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल फंक्शन। मींस बेसल फंक्शन के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसको जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोला जाता है। तो इसको जनरेटिंग फंक्शन इसलिए बोला जाता है, इस फंक्शन की हेल्प से हम बेसल फंक्शन को प्रोड्यूस कर पाते हैं या बेसल फंक्शन को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो जनरेटिंग फंक्शन होगा हमारे पास e की पावर x/2 ब्रैकेट z माइनस 1/z। ये होता है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। और इस जनरेटिंग फंक्शन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वहां पे हमें z की पावर n के कोफिशिएंट मिलते हैं। और जो z की पावर n के जो कोफिशिएंट है उनका जो कलेक्शन होगा, मीन्स जब हम इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो हमें वहां पे z की पावर n के बहुत सारे कोफिशिएंट मिलेंगे और उन सब कोफिशिएंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे jnx। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास, ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट बोल देंगे बेसल फंक्शन, जो बेसल फंक्शन होता है उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी हमें, प्रूव दैट jnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन। मीन्स जब हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगी z की पावर n, और उन z की पावर n का जो कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे jnx। मीन्स jnx बोले तो बेसल फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो n का हमने यूज किया है, n हमारे पास कोई भी यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए हमारे पास बेसल फंक्शन के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है बेसल फंक्शन के लिए। तो अब हम यहाँ पे जो x/2 है, अगर मैं इस x/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले मैं z के साथ करवाऊंगा, उसके बाद मैं -1/z के साथ करवाऊंगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें मिलेगा e की पावर xz/2 और माइनस x/2z। ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इनकी जो बेस है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। तो e की पावर xz/2 हमने लिखा और e की पावर -x/2z हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर t। e की पावर t, अगर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1 प्लस t की पावर कितना है यहाँ पे 1, और जो पावर होगी उसको हम फैक्टोरियल के रूप में यहाँ पे नीचे लिख देंगे। प्लस ये पावर इंक्रीज करती जाएगी 1 2 3 4 5 सो ऑन n तक जाएगी, बाद में n+1 n+2 ऐसे। उसके बाद t की पावर 2 है तो इसका जो 2 पावर है उसका नीचे फैक्टोरियल ले लेंगे, प्लस सो ऑन कहां तक लेके जाएंगे, t की पावर n तक लेके जाएंगे, साथ में n का फैक्टोरियल प्लस t की पावर n+1 और साथ में फिर n+1 का फैक्टोरियल लेंगे नीचे। सेम एज इट इज हम ये जो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए हैं हमारे पास, एक ये वाला फंक्शन और दूसरा ये वाला फंक्शन, इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वहां से z की पावर n के कोफिशिएंट मिलेंगे। उन z की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा या उनका जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को ही हम जनरेटिंग फंक्शन बोलेंगे। तो e की पावर xz/2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे t था, तो t में यहाँ पे क्या है, t में हमारे पास रहेगा xz/2। मीन्स इस t की जगह इस जो t है वो किसके बराबर है, xz/2 के बराबर है। तो यहाँ पे t आएगा, तो हमने यहाँ पे t लिखा xz/2 और डिवाइड बाय इसकी इंटू में इसकी पावर कितनी रहेगी 1, और डिवाइड में इसकी पावर का जो पावर है इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 1/1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल यही आ जाएगा। उसके बाद t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये t किसके बराबर है, xz/2 है, तो इसकी पावर क्या रहेगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और इस 2 का फैक्टोरियल हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इसकी पावर n हो जाएगी, उसके बाद इनटू में n का फैक्टोरियल प्लस n+1 का, ऐसे हमने इस सीरीज को एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है, e की पावर -x/2z। इसको भी हम सेम एज इट इज एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर a और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर b।
तो इन दोनों इक्वेशन को, एक ये वाली जो टर्म है और एक ये वाली टर्म है, हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे z की पावर n के कोफिशिएंट मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे z की पावर n के कोफिशिएंट कहाँ से मिल सकते हैं, हमें ये वाली चीज देखनी है। ठीक है, और इसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और रहती है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सभी टर्म मिलेंगी। जो अलग अलग कांस्टेंट टर्म है वो होंगी, x की पावर 1 भी होगी, x की पावर 2 भी होगी, x की पावर 3 भी, so on n तक मिलेंगी हमें। उसके बाद z की पावर 1, z की पावर 2 सभी टर्म मिलेंगी और हमें z की पावर n भी मिलेगी। तो हमें जो टर्म चाहिए वो चाहिए हमें z की पावर n चाहिए ओनली, क्योंकि जो z की पावर n है उसी को हम क्या बोलते हैं, jnx बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे। और जब हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट आएंगे हमारे पास ये। एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। जब इक्वेशन नंबर ए, ये वाली इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो z की पावर n के कोफिशिएंट मिलेंगे वो कोफिशिएंट मिलेंगे हमें यहाँ पे ये। अब ये कोफिशिएंट हमें कैसे मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो एक बार हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको ये वाला कोफिशिएंट कहाँ से आया, ये कोफिशिएंट कहाँ से आया, ये कोफिशिएंट कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं इसमें। जब मैं ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को यहाँ पे z की पावर कितना है n, जब मैं इस टर्म को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं x बाय 2 और इसकी पावर n। z नहीं लेंगे क्योंकि हमें किसके, z की पावर n के कोफिशिएंट तो हमें चाहिए ही, साथ में 1 बाय n का फैक्टोरियल। तो हमने फर्स्ट कोफिशिएंट यही लिया है यहाँ पे। ये वाली जो टर्म है xz बाय 2 और इसकी पावर n डिवाइड बाय 1 बाय n का इंटू में 1 बाय n का फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो हमें पहला फैक्टोरियल, जो पहला कोफिशिएंट है वो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जो अगला कोफिशिएंट है वो कहाँ से मिलेगा, अगला कोफिशिएंट मिलेगा हम जब इस टर्म की मल्टीप्लाई, ये वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे z है, z की पावर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे z की पावर लिख सकते हैं z की पावर n प्लस 1। ठीक है, और जब z की पावर n प्लस 1 को अगर मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमें यहाँ पे सेकंड कोफिशिएंट मिल जाएगा। सेकंड कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल और x बाय 2 इंटू, और इसकी जो पावर है वो कितनी मिल जाएगी, n प्लस 2 मिल जाएगी। सेम एज इट इज जो तीसरा जो कोफिशिएंट मिलेगा वो हमें अगला कोफिशिएंट मिल जाएगा। हम अगर इस सीरीज को आगे एक्सपेंड करें तो ये हमें क्या मिलेगी, ये सीरीज को एक्सपेंड करें तो मिलेगी xz बाय 2 और यहाँ पे n प्लस 1 था तो हमें मिलेगा n प्लस 2 और इनटू में ये n प्लस 2 है इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इस टर्म की मल्टीप्लाई आगे मैं इसके साथ करूंगा, मीन्स ये वाली जो टर्म है n प्लस 2 की जिसमें z की पावर n प्लस 2 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इस टर्म के साथ करूंगा यहाँ पे तो हमें जो तीसरा कोफिशिएंट है वो तीसरा कोफिशिएंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट मिलने के बाद हमें यहाँ पे किसके कोफिशिएंट मिल गए, z की पावर n के कोफिशिएंट मिल गए। या तो आप इसको डायरेक्ट सीधा लिख सकते हो jnx, इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो z की पावर n के जो कोफिशिएंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, jnx बोलते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हमारे पास हमें यहाँ पे क्या मिला है, n का फैक्टोरियल मिला है और जो n का फैक्टोरियल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, n के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे गामा n प्लस 1। अगर आपने गामा फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा है तो आप इसको बड़ी आसानी से जान जाएंगे। और यहाँ पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 को हम गामा फंक्शन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 2। ठीक है, और सेम एज इट इज n प्लस 2 का अगर फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 2 लिखेंगे। और जहां पे n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे हमारे पास n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 3। ठीक है, तो सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे क्या जाएगा, गामा n प्लस 1। और यहाँ पे जो n प्लस 1 आएगा उस n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जो n का फैक्टोरियल है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे जो n प्लस 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय n प्लस 1 प्लस 0।
तो n+1 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनटू में x/2 ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। यहाँ पे साइन माइनस का है तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस और इनटू में -1, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है n+1, n+1 को हमने क्या लिखा था, n+1 का जो फैक्टोरियल था उसको हमने लिखा था गामा n+2 और गामा n+2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n+1+1 हमने यहाँ पे लिख लिया। इनटू में x/2 और उसकी पावर n+2 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे n+2 को हमने क्या लिखा था, n+2 को लिखा था गामा n+3। तो हमने यहाँ पे n+3 लिखा प्लस में ये 1 एज इट इज, 2 का फैक्टोरियल एज इट इज n+1+2 और ये गामा के अंदर आएगा, एक सेकेंड, ये गामा के अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो पावर है x/2 और इसकी पावर n+4 हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर मैं इस n+2 इस 2 के इनटू में 1 कर दूं तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम जो n+4 है इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो हमारे पास ये एक सीरीज हो जाएगी। और इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी सीरीज को हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स हम इसको समेशन लेके यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। और समेशन लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा समेशन हमने माना r टेंड्स टू 0 to इन्फिनिटी, ये हमें मिलेगा -1 की पावर, जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें ये ही मिलेगा 1 मिलेगा, 1 की पावर r। और एक सेकंड में लिख लेता हूं ये क्या आएगा यहाँ पे, और r का फैक्टोरियल और इनटू में मिलेगा हमें ये, इनटू में यहाँ पे हमें मिलेगा n+r+1 और ये रूट के अंदर गामा के अंदर ये कहां से आएगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे पावर 1 है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, यहाँ पे कितना है 0। ये हम इसको लिख सकते हैं n+0+1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हमने इसको लिख दिया n यहाँ पे एज इट इज 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने r और इनटू में यहाँ पे 1 एज इट इज। उसके बाद x/2 और x/2 की पावर कितनी है यहाँ पे x/2 की पावर n+2 × 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं n+2r, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके कोफिशिएंट है, z की पावर n के कोफिशिएंट है। और इन सब कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं, जो z की पावर n के जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं jnx, ठीक है। और jnx क्या है हमारे पास, यही तो हमारे पास बेसल फंक्शन है। तो ये था जनरेटिंग फंक्शन बेसल फंक्शन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास jnx की, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इससे अगले लेक्चर में हम इसके जो रेफरेंस फॉर्मूले होंगे उन रेफरेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और उसमें इस वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है रेफरेंस फॉर्मूलों के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू।